वातिक और पंचमहाभूत, पंचमहाभूत और सब धातु, सप्त धातु, धातु, त्रिदोष और त्रिदोष। मल। हाँ जी। आज हम पढ़ते हैं धातु को। धातु क्या चीज होती है? तो धातु के बारे में बताया गया, देह धारणाद धातु। जो देह को धारण करे उनको धातु बोलते हैं। धातु शरीर के मौलिक उत्तक होते हैं, उत्तक तत्व होते हैं, जिनको टिश्यू बोलते हैं आज की जो एनाटॉमी की लैंग्वेज में, क्योंकि ये तत्व शरीर का पोषण करते हैं और उनको धारण करते हैं, तथा संयुक्त रूप से शरीर की जो मूलभूत रचना है उसमें सहायक होते हैं, अतः धातु कहलाते हैं। और ये धातु होती है हमारी 7 प्रकार की होती हैं। थोड़ा बहुत हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज इसको पढ़ लेते हैं हम। 7 प्रकार की धातु होती है। पहली होती है हमारी रस धातु। रस को हम आयुर्वेद में इनको 7 तरीके से बोलते हैं, और इनके आप ये इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है। आयुर्वेद रस धातु को बोलते हैं लसिका, जिसको प्लाज्मा भी बोलते हैं। उसके बाद आता है ब्लड। रस से जो धातु बनती है वो बनती है रक्त। जो हम खाना खाते हैं उससे बनेगी हमारी रस धातु। जठराग्नि अपना काम करेगी, उससे भाग निकलेंगे, उससे जो सार भाग निकलेगा उससे निकलेगी रस धातु। रस धातु प्लाज्मा को बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। उससे जो धातु बनेगी उसको बोलते हैं रक्त। रक्त खून हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया। रक्त से फिर जो धातु बनती है उसको बोलते हैं मांस। मांस मतलब पेशियां, मस्कुलर टिश्यू हो गया। मांस से फिर मांस की जो गांठें बनती है जिसको मेद बोलते हैं, वो बन गया वसा या चर्बी बोलते हैं उसको, एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं, फैट भी बोलते हैं। मेद से फिर धातु बनती है, वो बनती है अस्थि, हड्डी बोलते हैं उसको, बोन्स होगी हमारी। अस्थि से जो धातु बनती है वो बनती है हमारी मज्जा, जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं उसको। और फिर अस्थि मज्जा से जो धातु बनती है उसको बोलते हैं शुक्र। ये शुक्राणु होते हैं मेल्स में, स्पर्म बोलते हैं उसको। अंडाणु होते हैं फीमेल्स में, उसको ओवम बोलते हैं। और जी ये शुक्राणु अंडाणु यही ब्रह्मचर्य के अंदर था और यही इसके अंदर आ गया। और हमने ब्रह्मचर्य में पढ़ा था किसके अंदर बल ज्यादा होता है जी? जो वीर्य बल होता है उसमें बुद्धि बल किसके होता है। अंदर ज्यादा? ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वीर्य की रक्षा करता है, उसमें बल होता है। अब आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि बल के आधार पर इनको सीक्वेंस में लगाइए। अब किस में बल ज्यादा होता है, उससे ज्यादा कम किस में होता है, उसके से कम किस में होता है, उससे कम किस में होता है। तो आप बता पाएंगे बल के आधार पर अगर इनको सीक्वेंस में लगाना हो तो? सर उल्टा है, शुक्र को पहले ले। हाँ, टोटली को आप उल्टा कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी। आगे वैसे मोटा मोटा सा ये है, इतना ही पढ़ना हमने, इससे ज्यादा पढ़ना है। इनको सीक्वेंस में जरूर याद कर लेना आप, सीक्वेंस आती है इसकी, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता इसके अंदर से। बाकी आप आगे है थोड़ा सा, वो आप आगे पढ़ लेंगे। जठराग्नि से भोजन का पाचन होता है। हमने जो फूड का इंटेक किया उसके बाद जो जठराग्नि ने अपना काम किया, जठराग्नि से भोजन का पाचन होता है और उसी क्रिया के फलस्वरूप इन धातुओं की उत्पत्ति होती है। जठराग्नि जठराग्नि ने अपना काम किया, पाचक अग्नि ने, डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें क्रिएट हुए, और जठराग्नि से फिर जो भोजन है वो हमारा जो पचता है, पचने के बाद उससे 2 भाग बनते हैं। आप एक बात याद कर लीजिए, जब भी आप खाना खाएंगे उसके 2 भाग बनेंगे। आगे जो 2 भाग बने उन 2 भागों में से फिर 2 भाग बनेंगे, वो आप समझेंगे अभी। जब भी हम खाना खाया उसके 2 भाग बने, एक सार भाग बोलते हैं, इसको प्रसाद भाग भी बोलते हैं, आप लिख लेंगे। सार भाग को प्रसाद भाग भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा कीट भाग, कीट भाग को मल भाग बोलते हैं। अब जो सार भाग हो गया उसमें से फिर बनेंगे 2 भाग, एक फिर से उसमें न्यूट्रिशन निकलेंगे, उसको हम बोलेंगे सार भाग। दूसरा होगा कीट भाग, उसको फिर मल भाग बोलेंगे, वो आगे आप समझेंगे। सार भाग व्यान वायु की सहायता से रक्त के माध्यम से सारे शरीर में पहुंचता है। हमने पढ़ा ना, रस से रक्त बनता है, तो ब्लड के जरिए फिर वो पूरी बॉडी में फैलता है, जिससे रस, रक्त आदि सप्त धातुओं का निर्माण और पोषण होता है। त्रिदोष, सप्त धातुओं, पंच महाभूतों, शरीर, इंद्रियां व मन के संपूर्ण क्रियाकलाप इसी धातु से संपन्न होते हैं। हम जो हमने कहीं आपने सुना हो तो जब हम खाना खाते हैं तो भोजन वो होना चाहिए जो हमारे इंद्रियां और हमारे मन को संयम में रखे। ऐसा सुना आपने, कहीं पढ़ा हो?
भोजन वही खाना चाहिए जो आपके मन को स्थिर रखे। जी सर। या इसका अपोजिट तो मैंने ही पढ़ा था कि जो बाहर ज्यादा खाते हैं उनका मन चंचल होता है, वो ज्यादा लालची लोग होते हैं। और जो मॉडर्न साइंस है वो उसमें ना चित्त होता है ना मन होता है, उसमें माइंड की बात होती है। इसमें देखो इंद्रिया भी है, मन भी है, चित्त भी आता है इसमें। शरीर का निर्माण होता है, संचालन होता है, संरक्षण होता है, प्रतिरक्षण होता है, संवर्धन होता है तथा पोषण रस धातु के द्वारा ही संपादित होता है। मतलब मेन हमारा भोजन आहार ही है, उससे ही ये सारा काम होता है। निर्माण का भी हो गया, संचालन, क्योंकि कफ बनेगा कफ ग्रोथ करेगा, संचालन मूवमेंट होगी कफ बढ़ेगा, उससे जो हमारा फ्लूइड बनेगा, संरक्षण होगा, प्रतिरक्षण इम्यूनिटी बढ़ेगी, उससे संवर्धन होगा और पोषण होगा। ये सारा काम फूड पे ही डिपेंड होता है, हम खा क्या रहे हैं, हमारा अन्न है वो क्या है। भोजन के द्वारा प्राप्त आयरन, ये हमारे जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स आदि सब आंतों के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं वो हमारी आंतों में, और यहीं से फिर इन्हीं को रस धातु बोलते हैं। यही रस धातु कहलाते हैं जो हमारे ये न्यूट्रिशन होते हैं। और यही न्यूट्रिशन फिर रस धातु से फिर रक्त में मिलते हैं, और फिर हमें जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम टेस्ट कराते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि आपके आयरन की कमी है, आप में प्रोटीन की कमी है, या डायबिटिक हो गया, आप जो भी है वो ब्लड से इसीलिए पता चलता है, क्योंकि रस से फिर रक्त बनता है। और ये जो चीजें हैं सारी, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, ये सब उसमें जाके ब्लड में जाती हैं, फिर उससे आगे धातु बनती है। शुक्र जो है वो सबसे अंतिम धातु है और सब धातुओं में सबसे श्रेष्ठ धातु है, और इसे शक्तिशाली माना गया है। और यही बात हमने कहाँ पढ़ने को मिली थी? ब्रह्मचर्य में। यही बात हमें ब्रह्मचर्य में पढ़ने को मिली थी। अब हो गई हमारी 7 धातु। इन 7 धातुओं की कुछ उप धातु भी होती हैं जो इनको हेल्प कराती हैं। कोई मेरे को बताएगा धातु किसे बोलते हैं? अभी पढ़ा था हमने। देह धारणात् धातुः। जो धारण करती है शरीर को वो धातु होती है, और वो आगे मिलके कुछ नया बनाती है, अपने में से तोड़ के कुछ आगे बनाती है। जैसे रस धातु थी, रस बनता, फिर रस से आगे रक्त बनता ना, तो उनको धातु बोलते हैं। और जो उप धातु होती हैं वो आगे कुछ बना नहीं पाती, इसलिए उनको उप धातु में छोड़ दिया जाता है। शरीर के वे अवयव जो शरीर का धारण तो करते हैं परंतु मात्रा में कम होने के कारण किसी अन्य धातु का पोषण नहीं कर पाते, अतः वे उपधातु कहलाते हैं। और इनकी संख्या भी 7 होती है। 7 कौन सी होती है? सतन्य, जिनको हम निपल्स बोलते हैं। आर्तव, पीड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ से दूध निकला, इसके बाद कोई धातु नहीं बनती। पीड्स हो गए, ब्लड निकल गया, उसके बाद कोई धातु नहीं बनती। हमारी आगे कंडराएं, हाँ कंडराएं, इनको टेंडेंस बोलते हैं। टेंडेंस बताएगा कोई क्या होता है? बोन को मसल से जो जोड़ा जाता है। हाँ, उसने जोड़ दिया, उससे आगे कुछ बनता ही नहीं, तो ये हमारे टेंडेंस हो गई। शिराएं हो गई हमारी वेन्स, वसा हो गया हमारा फैट, त्वचा हो गई हमारी स्किन, और स्नायु हो गया हमारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। ये आगे कुछ नहीं बनाती, तो इसलिए इनको यहीं छोड़ देते हैं। इन उप धातुओं का निर्माण धातुओं से होता है। जो हमने 7 धातु बनी पढ़ी थी उनमें से ही इन उप धातुओं का निर्माण होता है। आगे आता ओज। इस धातु से शुक्र धातु के निर्माण पर्यंत की समस्त प्रक्रियाओं से निर्मित जो सप्तांग सार बनता है, तत्व जो होता है उसको ओज कहते हैं। एक मिनट, हमने पढ़ा धातु जो होती हैं, धातु से बोला जाता है जो आगे कुछ बनाती हैं, और उप धातु होती हैं जिनसे कुछ नहीं बनता। अब हम लास्ट धातु में पढ़ेंगे शुक्र धातु, इससे आगे कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बन रहा ना इससे आगे। यस और नो? नहीं सर, आखिरी है ये शुक्र। तो ये उप धातु होनी चाहिए थी ना? नहीं सर, ये हाँ या उपधातु ना? क्यों होगी? शुक्र शुक्र नहीं सर, क्योंकि शुक्र ही तो आगे प्रोड्यूस करने में, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर शुक्र से आगे ऑफस्प्रिंग क्या कैसे बन रहा पैदा है? होगा? ऑफस्प्रिंग बनेगा, मतलब फीटस, बेबी पैदा होगा। नहीं नहीं, वो तो बाद के है ना, बॉडी के अंदर थोड़ी बनता है जी।
अकेले बॉडी ये के तो अंदर दो। तो नहीं बनेगा। हाँ, अब इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए, आप फीमेल्स वाले को ठीक है। भूल जाओ, स्पर्म ठीक हो है। गया, तो ये अकेली धातु है ना, अकेला आदमी जी। क्या कर लेगा? ठीक है ना? हम्म। तो ये हमारी उपधातु के अंदर आना चाहिए ना। या आप शुक्राणु को हटा दो, अकेला फीमेल्स को रख लो। बल पर निर्माण करते हैं ना सर, लेकिन वो बॉडी में। और हमारा अमृत स्राव जो होता है चंद्रमंडल से, उसको भी तो वापस लाता है ये। सर इसी से ओज बनता है ना जो। ये है जी पॉइंट की बात, इससे ओज बनता है। आ, ओज भी बोलते हैं उसको, तेज भी बोलते हैं, पर सामान्य जो मोस्टली होता है ना वो लिखा जाता है इसमें। तो सामान्यतः शुक्र लिखा जाता है, ये धातु के अंदर होता है, लेकिन इससे आगे लिखा नहीं जाता। वो होता है जो ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, उन लोगों के अंदर होता है। आपने देखा तो कोई, हम किसी साधु महात्मा के पास बैठते हैं तो पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि हम यहीं रुक जाएं, भाड़ में जाए दुनियादारी परिवार सब कुछ छोड़ के, बस यहीं रहने लग जाएं। तो एक ओरा होता है ना जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आदमी को, उसको बोलते हैं शुक्र धातु। ठीक है जी, समझ में आया? और ओज किसको बोलते हैं? ओज तेज बोलते हैं, वो शुक्र धातु से बनता है। तो इसलिए इसको धातु में काउंट किया गया, उप धातु में काउंट नहीं किया गया है। समझ में आया जी? जी सर। जी आप सर। ये कहना चाहते हैं काया जो बनती है शरीर की, वो इनसे बनती है काया? हाँ हाँ। किन से? शुक्र से। नहीं, काया तो सबसे मिलके ही बन रही है ना, सारे धातुओं शरीर से। शरीर तो बनता ही इनसे, सप्त धातुओं से मतलब बनता है, त्रिदोष से बनता है, कफ मल सब जी। से बनता है। वो तो काया तो जी। पूरा शरीर ही हो गया ना। तो शरीर को तो धातु भी धारण करती है, उपधातु भी धारण करती है, हमारे मल जी। भी करते हैं, हमारे त्रिदोष भी करते हैं उसमें तो। और जी। जो हमारा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य उपस्तंभ होते हैं वो भी करते हैं। चीजें तो सारी होती हैं। पर शुक्र धातु देखो, आप लॉजिक देखोगे ना कि भाई धातु वो होती है जिससे कुछ बने। अब रस से रक्त बन गया, रक्त से मांस बन गया, शुक्र से तो कुछ बन ही नहीं रहा ना आखिरी में। तो ये उप धातु में कन्वर्ट होनी चाहिए थी, ये धातु में नहीं काउंट होनी चाहिए। तो इसको शुक्र में इसलिए धातु में लिखा गया है क्योंकि इससे आगे बनता है वो ओज बनता है। और वो आप ये लगा लीजिए जो ज्यादा ब्रह्मचारी सन्यासी जो लोग होते हैं उनमें ज्यादा होता है। ओज को हमारे कैसे अंदर भी डिफाइन करेंगे सर? फेस किसको? पे देखने के बाद भी पता चलता है कि एक प्रसन्नता होती है उनके चेहरे पे, उसे बोलते हैं तेज ओज। होता है, तेज। तेज होता है एक प्रकार का। मारिका जी क्या क्वेश्चन था आपका? आभा मंडल। ओज को कैसे डिफाइन करेंगे? ओज को कैसे डिफाइन करेंगे? जी। जैसे ओज को कि हम हम कहते ऐसे हैं कि डिफाइन किसी कर, का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो कहना चाह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? आभा मंडल ओज को हम ऐसे डिफाइन करेंगे ना, ये रहा, हम्म। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। जी। इस धातु से, शुक्र धातु होती है, उसके निर्माण के बाद, निर्माण पर्यंत, उसके बाद की समस्त प्रक्रियाओं से निर्मित जो सप्तांग सार होता है, जो 7 धातुओं का सार होता है, उसको ओज कहते हैं हम। अब समझ में आ गया जी? नहीं मतलब जैसे, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रहे जैसे हैं किसी इंसान की? हाँ हाँ, आपने देखा हो तो किसी किसी की स्किन आप देखो, उसकी एज होती है 60+, और उसके जी। फेस पे कोई रिंकल नहीं होते, एकदम चमक होती है, पतली सी स्किन होती है। तो वहां से आप उस आदमी को लगा सकते हो कि ये प्योर वेजिटेरियन है और ये ब्रह्मचारी है। मैंने तो ऐसे बहुत लोगों को देखा जी। है। और देखा है उनकी मैंने। जी। आवाज बहुत बहुत पोलाइट आवाज होती है उनकी। जी। हाँ, तो मतलब आप उनके पास बैठेंगे ना तो आप एकदम से सब कुछ भूल जाएंगे, भाड़ में जाए दुनियादारी, कोई सब मोह लालच सब सारे दोष आपके अंदर से भाग जाएंगे। आप रहे सोचेंगे कि बस इन्हीं के पास रहना, आज से नई जिंदगी शुरू करनी, यहीं रहना, इन्हीं के साथ जीना मरना सब इन्हीं के साथ करते हैं, आज से कुछ अपना जिंदगी में नया मोड़ लेके आते हैं। ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैं समझ गई क्या पॉइंट है ये। ठीक है। ठीक है जी, हाँ जी। हाँ इसको जी। ओज बोलते हैं। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ हमारी नॉर्मल भाषा में। जैसे हमने पढ़ाई लिखाई शुरू की, पढ़ लिख के हमने नेट जेआरएफ क्लियर किया, उसके बाद हमारी अच्छी जॉब लग गई, जॉब के बाद शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, और बच्चे जो है वो आगे गलत निकल गए हमारे। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ लीजिए आपका शुक्र धातु खत्म होगी।
और आगे बच्चे भी सक्सेस हो गए तो हमारी तो आखिरी वही है ना, बच्चों के बाद तो हम कुछ देख ही नहीं सकते। जी तो यहाँ से आप समझ सकते हो ये जो हमारा ओज था ये हमारा गुड रहा। या आप इसको सब धातु से जोड़ के सकते हैं कि जैसे यहाँ से हमने पढ़ाई शुरू की, पढ़ लिख के ये हमारा रखता है, यहाँ पे हमारा क्वालिफाई हो गया जेआरएफ, यहाँ से हमें जॉब मिल गई, जॉब के बाद हमने अच्छा घर बनाया, अच्छा लोकेशन पे सब काम ठीक चल रहा था, यहाँ के हमारे बच्चे हो गए और बच्चे बड़े हो गए, यहाँ के वो खराब हो गए। अब जब शुक्र ही गड़बड़ा गया तो ओज कहाँ से बनेगा, और वो भी हमारी आंखों के सामने। और रूटीन लाइफ में मोस्टली यही हो रहा है आज के टाइम पर, अगर इन धातुओं के हिसाब से लगाएं तो सभी का शुक्र ही गड़बड़ा रहा है। जी अब समझ में आ गया जी। परफेक्ट। हाँ जी सर जी। जैसे आप दूध से लगा लिए, दूध बना, दूध से हमने दही बना दिया, दही से मक्खन बना दिया। अब इनमें से देखो कटती रहेंगी चीजें। दूध था हमारे पास, ये लगा लो 20 किलो दूध था, उसको जमाया, दही बनी जो हमारी, वो दही उसकी 20 से 15 बन गई। उससे मक्खन निकाला, 15 से वो हमारा 7-8 पे आ गया। मक्खन से फिर घी निकाला, वो घी हमारा और 2-2.5 किलो पे आके यहाँ आ गया, ये हमारा घी है। अब ये कभी खराब नहीं होने वाली चीज है, आप इसको 5 साल 10 साल कभी रख, कितना ही रख लो, बशर्ते ये सही रहना चाहिए। घी कभी खराब नहीं होता। जी सर। ये क्रीम है, ये घी है, आप इसको कुछ भी समझे, सबसे ये रस निचोड़ है, और इसका जो निचोड़ है वो हमारा ओज हो गया। जी और हमने पढ़ा था जो इसको बिंदु से जोड़ा जाता है शुक्र को, बिंदु पातेन क्षय, शरीर का क्षय होता है, और बिंदु को जो धारण करता है उसको दीर्घायु प्राप्त होती है। ये बेस है। सर बिंदु से इसलिए जोड़ा जाता है कि सोमरथ का स्राव जो होता है हाँ, आप वो जब शुक्र विपरीत मास में करणी होता है। मुद्रा में, जी विपरीत जी करणी मुद्रा में और उसमें खेचरी मुद्रा में पढ़ेंगे ना, तो उसमें यही सेम यही बातें लिखी हैं उसके अंदर। तो जी आप इसको उल्टा कर दो, विपरीत करनी में टोटल उल्टा होता ना। जी। हाँ, यह ओज समस्त धातुओं का उत्कृष्ट अंश या सार माना गया है, और चिकित्सीय भाषा में इसे बल कहा जाता है। ओज का जो स्थान होता है, वैसे तो ओज पूरे शरीर में होता है। आपने जैसे किसके बारे में सुना हो, कौन थे वो जो बहुत बड़े पहलवान थे, दारा सिंह। दारा सिंह के बारे में आपने सुना हो तो बताते हैं, उनके पसीने से भी जो श्वेत होता है उसके अंदर से भी उनके कई बार वो जो शुक्र धातु है वो ऐसे निकलते थे, आपने सुना हो तो। एक और थे, कौन थे, उन्होंने मछली ने वो समुद्र में देख रहे थे और मछली ने वो अपना माउथ ओपन कर रखा था, वहां से उनका पसीना निकल गया था, वहां से कुछ बच्चा पैदा हुआ, ऐसी कुछ स्टोरी थी, तो किसकी थी? हनुमान जी की। हनुमान जी का हनुमान, जो बेटा कहते हैं। हाँ जी। हाँ हनुमान जी का बेटा होगा। और दारा सिंह के बारे में भी ऐसा बोला जाता है कि वो इतने थे कि वो प्रैक्टिस करते थे तो उनकी स्किन फट जाती थी, जो हमारी त्वचा होती है ना वो फट जाती थी उनकी, और फटने से उनका ब्लड भी आता था, और जब पसीना थोड़ा बहुत सही आता तो उसी से उसका पसीने के थ्रू भी उनका ब्रह्मचर्य वो छिलकता था। और ये ऐसा घड़ा होता है, हमने सामान्य भाषा में कहावत सुनते हैं ना, घड़ा छलकेगा अगर ओछा होगा तो, अगर घड़ा मतलब पूरा नहीं भरा होगा या ज्यादा भरा होगा तो छलकेगा, लेकिन ये घड़ा ऐसा होता है ये कभी नहीं छलकता। शर्त है आपको इसको कितना हिला डुला लो, आप पे डिपेंड है। हमने वो मैथुन के प्रकार पढ़े थे ना 8, अगर आपका संयम है उन चीजों पे 8 प्रकार से, तो ये घड़ा कभी नहीं छलकता है। किसी को याद? 8 मैथुन पढ़े थे हमने कल परसों क्लास में। हाँ सर, प्रेक्षण होता है, स्मरण होता है, कीर्तन होता है, चुप चुप केली के होता है। बातें करना, सामने आके हाँ बातें करना, विचार करना, चर्चा करना। हाँ, तो वो सारा जो पढ़ाया था मैंने, अगर आपका उन चीजों पे संयम है तो ये घड़ा कभी नहीं छलकता। बहुत सारी बातें, मतलब इसके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, पूरा घंटा खत्म हो जाएगा। और इसको बारे में आपको हर कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, हर ग्रंथ में इसके बारे में लिखा मिलेगा, ब्रह्मचर्य के बारे में या शुक्र के बारे में या स्तंभ के बारे में, बल के बारे में, हर जगह मिलेगा। वो वर्ड का फेर बदल मिलेगा आपको, पर मिलेगा इसी के बारे में। उपनिषद में आपने देख लिया, हठ प्रदीपिका में आपने देख लिया, घेन संहिता में आपने देख लिया, और जी पतंजलि योग दर्शन में आपने देख लिया। मुख्य मुख्य जो, अच्छा सांख्य दर्शन है उसमें जो हमारे 26-25 तत्व होते हैं, उसमें भी यही होता है, आता ना उसमें
सप्त धातुएं बनती है, पंच महाभूत बनते हैं, तो वहां भी ये सारी चीजें। तो इससे आप कहीं नहीं जा सकते। जैसे आप अगर योग में आ गए तो आपको पतंजलि योग दर्शन से नहीं जा सकते, बाकी चीजों से जा सकते हो, पर ऐसे ही ये है, आपने जन्म ले लिया तो इससे नहीं जा सकते आप। और सबसे ज्यादा ह्यूमन बींग में ही गड़बड़ाता है, बाकी जीवों में नहीं होता इतना। बाकी उनको जब संतान उत्पत्ति की इच्छा होती है तभी उनका गड़बड़ाता है, और ये होता भी इसीलिए है। और गृहस्थ जीवन में सिर्फ इसी पर्पज से इसको यूज करना चाहिए, वो अलग बात है। लोग आजकल इस चीज से अवेयर नहीं है। ओज का जो स्थान होता है वो संपूर्ण शरीर में होता है, पर विशेषतः इसको हृदय का स्थान इसका माना गया है, क्योंकि यहाँ से फिर ओज से ना हमारी एक और धातु ओज ही बोलते हैं इसको। एक धातु, इसका और नाम है, एक आत्मा धातु बोलते हैं। तो इससे आत्मा का भी निर्माण होता है, और आत्मा हमारी आगे जाके वो बिल्कुल सत्व को भी छोड़ के फिर ऐसी बन जाती है कि बिल्कुल शांत स्वभाव वाली, जो आप आखिरी की वो पढ़ेंगे ना पतंजलि योग दर्शन में, जो तीसरा पाद है उसमें आता है। बताएगा कोई? कौन सा बताना है सर, मतलब समझ नहीं आया। समाधि के 5 प्रकार थे ना, आपने पढ़े होंगे। जन्म औषधि मंत्र तब बोला। नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, मेरे दिमाग से उतर रहा है, मैं आगे याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ आके जो वो आत्मा है, आत्मा मतलब इतनी शांत स्वभाव की हो जाती है, वो फिर सात्विक से भी परे सोचने लग जाती है। एक होता है सात्विक सोचना, अपना अपना सोचना या समाज के अच्छे के लिए सोचना, फिर वो अच्छे बुरे उस सबसे भलीभूत दूर हो जाती है। आगे याद आएगा, मैं बताऊंगा आपको। आगे पढ़ते हैं ओज के प्रकार। इस ओज के भी 2 प्रकार होते हैं, एक पर ओज होता है और एक अपर ओज होता है। ओज जो होता है ये आप समझ लीजिए, जो हमारा शुक्र बना, मान लो हमने जो भी भोजन आज इनटेक किया उससे फिर उसका कल मतलब शाम तक उसका रस बना, फिर रस से रक्त बनने में 2 दिन लग गए, रक्त से फिर मांस बनने में फिर 2 दिन लग गए, फिर 2 दिन लगे, फिर 2 दिन लगे, ऐसे करके इसका बताते हैं कि इसका हमारा होता है 38 से 40 दिन का प्रोसीजर होता है, जब हम आखिरी में शुक्र धातु को पाते हैं। सर ये सूत्र आप सत्व पुरुष ख्याति मात्रा ये पूछ रहे थे क्या? नहीं नहीं जी, नहीं नहीं, वो मेरे को याद आई, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है जी। तो इसको 38 से 40 दिन लगता है, 38 से 40 दिन में जाके हम शुक्र की मात्रा को प्राप्त करते हैं, और वो होती है हमारी 6 ग्राम होती शायद। अब 6 ग्राम में देख लो आप कितना होता है। तो 6 ग्राम की मात्रा होती है हमारी 38 से 40 दिन। जो हमने आज खाया वो 38 से 40 दिन बाद जाके पच के उससे हमें शुक्र धातु प्राप्त होती है, और उस शुक्र से फिर जो हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम 8 बिंदु। तो उसकी थोड़ी सी ज्यादा मात्रा होती है। जो उस ओज से हमें, शुक्र से हमें ओज प्राप्त हुआ, वो जो पर ओज होता है उसकी मात्रा होती है 8 बिंदु, और जो अपर ओज होता है इसकी मात्रा होती है आधी अंजलि। जैसे आपने देखा होगा ना, पहले जो लोग हाथ से पानी पीते थे, अंजलि बोलते हैं। सूर्य को प्रणाम, गंगा जल में जाके जब हम देते हैं ना, सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो इसको अंजलि बोलते हैं। हाथ में उठा के पानी सूर्य को देते हैं। तो ये देख लो, अंजलि में इसका थोड़ा और लगा लो, 8 की जगह 20-22 बूंदे और आ जाएंगे। जो अपर ओज होता है वो हमारा वो संपूर्ण शरीर में होता है, और उसकी मात्रा जो होती है वो आधी अंजलि होती है। ये ओज के प्रकार है। शुक्र से जो बनता है और ज्यादा फिल्टर होकर जो बनता है उसमें 8 बिंदु और आधी अंजलि होती है। पर ओज के पूर्णतः क्षय हो जाने पर मृत्यु हो जाती है। ये आ गया वही जो खेचरी मुद्रा में पढ़ेंगे आप। क्षय हो जाने पर मृत्यु हो जाती है, और जो अपर ओज होता है उसके क्षय हो जाने पर बल, उत्साह आदि की कमी हो जाती है, अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ से आप ये भी देखें, दीर्घायु भी खत्म हो गई आदमी की, बल भी खत्म हो गया, उत्साह भी खत्म हो गया, और दीर्घायु भी खत्म हो गई। और ये बात सच्चाई है। वो अलग बात है कि आजकल लोग अपना अपना चैनल बना के बैठे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, पर शुक्र धातु के गड़बड़ाने से हमारा जो सोचने की शक्ति है और जो डिसीजन लेने की पावर है वो सब इससे सिर्फ इसी से गड़बड़ाती है। जैसे जिम वगैरह में बोलते हैं ना कि हफ्ते 10 दिन में आपको ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता क्योंकि आप अच्छी डाइट ले रहे हो, ये है वो है, पर ऐसा कुछ नहीं है।
आगे पढ़ते हैं मल क्या होता है जी। मल, जो पदार्थ इस शरीर को मलिन करते हैं उनको हम मल बोलते हैं। हमने दोष पढ़े थे, दोष के बारे में बताएगा कोई, दोष क्यों कहते हैं? जब वो प्रकोपित हो जाते हैं, उसमें डिसबैलेंस हो जाता है। हाँ, तो वो दोष का काम करते हैं, इसलिए उनको, उनका जब असंतुलन होता है, जब वो प्रकोपित होते हैं, बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो वो दोष का रूप ले लेते हैं और वो शरीर को दोषपूर्ण बना देते हैं, इसलिए उनको दोष कहा गया है। ऐसे ही मल है, जो शरीर को मलिन करते हैं उनको दोष कहा, मल कहा गया है। अब यहाँ से आपका थोड़ा और डाउट क्लियर हो जाएगा। हमने जो भोजन खाया, भोजन लिया हमने, पाचक अग्नि ने अपना काम किया उसके ऊपर, उससे दो भाग बने, एक सार भाग, एक असार भाग। सार भाग से हमारी सप्त धातु बन गई, पंच महाभूत बन गए इसी से, आगे इसी से हमारा उपधातुएं बन गई, ओज तेज सब इसी से बनेगा। असार भाग है, ये कीट भाग हो गया और इससे मल बन गया, मल होके हमारा बाहर आ गया। मल पुरुष को बोलते हैं, पुरुष आप समझते हैं, मल को बोल गए। मूत्र होता है, पेशाब हो गया हमारा, स्वेद हो गया हमारा, पसीना हो गया। मुख्य रूप से ये 3 मल होते हैं। इसके अलावा मैंने एक दिन और मल बताए थे, कोई बताएगा कौन से मल होते हैं और? सर जो आंख, नाक या कान से वैक्स, वो सब मल भी। हाँ, कान से जो मैल निकलता है, आंखों के कॉर्नर में आ जाता है व्हाइट व्हाइट सा येलो कलर का, वो मल हो गया हमारा। नाक से नाक का बहना हो गया, नाखून हो गया हमारे, बाल हो गया हमारे, ये सब उसके अंदर आता है। पर मुख्यतः इन चीजों को काउंट किया जाता है, पुरुष, मूत्र और स्वेद। वात आदि दोषों से दूषित होने के कारण इन्हें दूष्य भी कहा जाता है। जैसे वो है ना, वो दोष जब बढ़ जाते तो उनको दोष कहा जाता, तो उन वात, जो वात है मुख्य ये होता है। इसमें आपने पढ़ा होगा वात को योग वाहिता भी बोलते हैं। तो वात आदि, आदि मतलब वात और प्लस जो दो दोष और रह गए हमारे, वात पित्त और कफ, तीनों दोषों के से जो दूषित होने के कारण इन्हें दूषित दुष्य भी कहा जाता है। जैसे मल होता है, भाई वात बढ़ गया तो आदमी को बार बार जाना पड़ रहा है, या पित्त बढ़ गया, वो 2 दिन में एक बार जाना पड़ रहा है, क्योंकि पित्त में आपने पढ़ा था उसका अग्नि तत्व उसमें बढ़ जाता है, वो ज्यादा खाना खाता है, उसका ज्यादा पच जाता है। तो ये इनके दूषित होने से के कारण इन्हें दूष्य भी कहा, दूष्य मल कहा जाता है। अब पढ़ते हैं मल और पंच महाभूत का आपस में संबंध क्या है सर जी। पुरुष क्या था? पुरुष क्या, पुरुष बोलते हैं जी, पुरुष बताएगा कोई क्या होता है? Feces? स्टूल को बोल सकते हैं। Feces? स्थूल हो गया, लेटरिन को बोलते हैं जी, स्थूल हो गया, लेटरिन हो गया। मूत्र हमारा पेशाब हो गया, यूरिन हो गया। स्वेद हमारा पसीना हो गया। और एक और बोलते हैं, स्वेद को क्या बोलते हैं? Sweating? स्वेट। वो तो पता है, स्वेटिंग स्वेट होगी, पता है, हाँ जी। वो तो इंग्लिश में हो गया, ठीक है। मुख्य ये 3 होते हैं, इसके अलावा जो मैंने बताए वो होते हैं, मुख्य इनको गिना जाता है। अब जानते हैं कि पंच महाभूत का और मल का आपस में मेल क्या है, किससे बनते हैं। तो जो पुरुष होता है हमारा, जो मल होता है, जो हमारे लैट्रिन होते हैं, वो पृथ्वी तत्व से बनती है। पृथ्वी का गुण भारी होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। मूत्र जो होता है वो जल से बनता है और तेज से बनता है। तेज समझेंगे क्यों, तेज किसको बोलते हैं? एसिडिक होता है। एसिडिक होता है नेचर में। नहीं, यहाँ तो पंच अग्नि महाभूत की बात है ना। हाँ, यहाँ अग्नि, तो अग्नि है। अग्नि तत्व हो गया, ठीक है। जब आदमी के अंदर पित्त बढ़ता है तो उसको ऐसी टैबलेट दी जाती हैं जिससे वो यूरिन के थ्रू उसकी हीट निकलती है, तो उसको जलन होती है जहां से वो बाहर निकलता है। स्वेद, स्वेद होता है पसीना, वो होता है हमारा तेज से। वो जब शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है तो आप वर्कआउट करते हैं तो पसीना ज्यादा आता है। तो ये इनका मेल है, पृथ्वी से हमारा पुरुष तत्व बनता है, मूत्र से हमारा जल और तेज, पंच महाभूतों से मूत्र बनता है, और स्वेद जो बनता है हमारा मल, वो बनता है हमारा अग्नि से। ऐसे ही हमने वात पित्त कफ के बारे में पढ़ा था, किन से बनते कोई बताएगा? त्रिदोष जो है वात पित्त कफ, वो किन से, किन महाभूतों से बन के बनते आकाश हैं? और वायु से बनते हैं, और पित्त पित्त जल और अग्नि से, हम्म। और कफ जल और पृथ्वी। ठीक है, ठीक है। ठीक बोला ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक बोला आपने। ऐसे आप इसको याद रखते रहिए, ठीक है।
सर तो इस अभी आप स्वेद पीछे में कर। केवल तेज क्यों बता रहे थे? पसीना तो इसे जल उसमें होना चाहिए ना सर, मिक्स मतलब जल तत्व भी रहना चाहिए। कौन बोले? मेघा जी, आप एसी में बैठ के पानी पियेंगे तो तेज कहाँ से बनेगा? पसीना आएगा? शरीर के अंदर गर्मी चाहिए ना, बाहर इन्वायरमेंट में गर्मी चाहिए, जब भी पसीना निकल पाएगा ना। नहीं मतलब जब पसीना निकलता है तो वो तो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है ना, तो उसमें जल रहता होगा, ये मेरा कहने का मतलब। जब भी पसीना तो रहता है जी, वो मैं आपकी बात समझ गया, पर निकालने वाला तो मेन तत्व है ना, वो तो अग्नि ही है ना। पानी तो अच्छा जल के बॉडी के अंदर होता ही है, 70% तो बॉडी के अंदर है ही। तो अपने आप क्यों नहीं निकलता? उसको निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? उसके अच्छा निकालने के लिए हमें अग्नि बढ़ानी पड़ती है ना। जी जी जैसे आप स्टीम लेते हैं, स्टीम में हमने कुछ एक्स्ट्रा किया ना, तभी स्वेट आया हमारे। या जो थर्मल रूम, थर्मल के जो वो होते हैं, रूम होते हैं, उनमें कोल रखा जाता है, गरम गरम से वहां आदमी को बैठाते हैं, तो वहां से पसीना निकलता है। मतलब हमने कुछ अदर किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे ब्रिस्क वॉक करने से पसीना आ गया, कुछ भी एक्सरसाइज करने से पसीना आ गया, तो हमारे बॉडी के अंदर अग्नि बढ़ती है, तभी आता है ना। पानी तो हम पी रहे हैं, और ना भी पियेंगे तब भी आएगा। ये तो नहीं है कि साथ के साथ पसीना आ रहा, साथ के साथ पानी पिए जा रहे तभी पसीना आ रहा है, वो तो पहले से था ऑलरेडी। मतलब कि आपने यहाँ पढ़ा पे ना ये कफ। हुआ कि जो चीज बड़ी हुई है वो निकाल ली हमने। यहाँ पे ये बात हुई ना। आपने, जैसे हाँ, पृथ्वी बढ़ गया तो फीसेस निकाल दिए, मतलब पुरुष। नहीं फिर जल थोड़ा नहीं नहीं नहीं, ये इनका जो बनने का मेन कारण है वो ये तत्व होते हैं। कारण अभी तो समझ में यही है। आएगा आपको। जैसे आपने पढ़ा था, कफ किन से मिलके बनता है जी, कोई बताएगा? कफ था जल और पृथ्वी। चलो पृथ्वी। हाँ, अब वो देखो, जल है ना, जल आदमी ने मान लो उसके अंदर है, वो मोटा है, तो उसको पतला करने के लिए हमने कुछ अलग से करना पड़ेगा ना, तभी जाके उसकी अग्नि बढ़ेगी और उसको पसीना तभी आएगा ना। जल तो उसने है ही उसके अंदर, क्योंकि कफ है तो जल है ही, कफ से ही तो जल बनता है। जी। ये उनका था, मेघा जी थी कोई, उनका क्वेश्चन था। अभी क्लियर है जी? जी जी सर। ऐसे ये तीनों महाभूत, पंच महाभूत से हमारे तीनों मल बनते हैं। अब पढ़ते हैं जी हमें अग्नि। अग्नि के 13 प्रकार थे, कोई बताएगा? जी सर, पंच महाभूत वाली अग्नि, और 7 धातु अग्नि, और एक जठराग्नि। ये था ना हाँ, जी। अब ऐसे पढ़ेंगे तो आपने देखो, जैसे मुख्य मुख्य चीजें लिखे हैं आपने, इनका कम नाम सुनने में मिलेगा, जठराग्नि का सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा। और जठराग्नि आयुर्वेद में, संस्कृत भाषा में स्टमक को जठर बोलते हैं, और स्टमक के अंदर जो गर्मी पैदा होती है उसी को, जो अग्नि पैदा होती है उसी को हम जठराग्नि बोलते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को? जी। संस्कृत में, आयुर्वेद में इसको जठर बोलते हैं, पेट को। पेट के अंदर जो अग्नि बढ़ती है वो जठर वाली अग्नि होगी। पेट अग्नि बोल दो, उसको जठराग्नि बोल दो, जठर की अग्नि बोल दो। तोड़ के बोलेंगे तो जठराग्नि हो गया, इकट्ठा बोलेंगे तो जठराग्नि हो गया। एक सर इसका जठराग्नि होती है। इसका हाँ जी, सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका सीक्वेंस दिया है। हाँ, पहले ये सीक्वेंस जठराग्नि। मेरे से गड़बड़ आ गया। धात्वाग्नि नीचे आएंगी, भूताग्नि ऊपर जाएंगी। अच्छा ठीक ठीक। ठीक है जी, जी ये सर। मैंने गलती से लिख दिया जी, जल्दी में। मतलब ये ये पहले लिखा गया, पहला। फिर मैं अब इसको, पहले जठराग्नि आएगी, फिर 5 भूताग्नि आएगी, फिर धात्वाग्नि आएगी साथ। सर मेरे पास राहुल सर वाला नोट्स है, उसमें है पहले जठराग्नि, फिर 7 धातु, 2 से 8 तक, हम्म, फिर 9 से 13 पंचभूत अग्नि। हाँ हाँ, नहीं ऐसे आएंगे जी, ये भूताग्नि ऊपर चढ़ेंगे, धात्वाग्नि नीचे आएंगे, ये मैंने गलती से लिख दिया। फिर मैंने कहा कट करूंगा तो उसको गलत सा लगेगा थोड़ा, नहीं इसलिए मेरे मैंने ये पास छोड़ भी दिया। यही है। मेरे पास भी यही लिखे हुए हैं, इसलिए कंफर्म कर रही हूँ। नहीं, ये गलत है जी। ये आप वाला 5 ना ऊपर ये। जाएगा, 7 नीचे आएगा, ठीक है। ठीक जी। हाँ, जठराग्नि, इसे पाचक अग्नि या काय, काय मतलब शरीर की अग्नि, वो भी कहा जाता है। जठराग्नि का स्थान हमने सभी ने पढ़ा था, कहाँ होता है? स्टमक। स्टमक होता है हमारा, आमाशय हो गया, और पक्वाशय ड्यूडेनम का लास्ट का भाग, और स्टमक का जो हमारा है वो आगे का भाग। तो इसमें बड़ी आंत नहीं आएगी, इसमें छोटी आंत ही आएगी। छोटी आंत का आगे का भाग और पक्वाशय का पीछे का भाग, ये होता है, ये मुख्य स्थान यही माना जाता है जठराग्नि का। जिस प्रकार सूर्य अपने ऊष्मा की सहायता से कुएं, तालाब, नदी आदि के जल को सोख लेता है और वाष्प बना के ऊपर ले जाता है, और फिर उससे बादल बनते हैं और फिर से बारिश बनती है, जो हमारा ये वाटर का प्रोसेस होता है। उसी प्रकार नाभि प्रदेश में जो स्थित अग्नि उत्पन्न होती है, वह अपनी ऊष्मा की सहायता से शीघ्र ही भोजन का पाचन करती है।
आपने सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सभी बोलते हैं ना जी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसका एक कारण देखो ये भी होता है क्यों उठना चाहिए, क्योंकि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना तो उस समय हमारे अंदर कफ बड़ा मिलता है। कफ मतलब जल होता है बॉडी के अंदर ज्यादा। तो आदमी सुबह सुबह उठता है तो क्या होता है, आराम से फ्रेश हो लेता है, उसको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता और आराम से वो रिलैक्स से होकर अपना 2 3 5 मिनट में बाहर आ जाता है। जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर भी गर्मी बढ़ती है, और वो गर्मी उस जो मॉइस्चर था उसको एब्जॉर्ब कर लेती है वो, और वो पूरी बॉडी का मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है। इसलिए तो हमें दोपहर में ज्यादा पानी पीने की वो रहते हैं ना, प्यास लगी पानी दे दो पानी दे दो, तो वह ऐसे होता है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे हमारे शरीर से पानी की कमी होती चाहिए, क्योंकि बॉडी सोखते जाएगा बॉडी को, वाटर की कंजप्शन होती रहेगी उसके अंदर। और फिर मान लो कोई शेड्यूल किसी का गलत है, वो 10 11 बजे उठता है, तो उसको फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय पित्त का बढ़ने का टाइम है, कफ तो खत्म हो चुका है, और कफ का मतलब जल। तो जल की कमी होगी तो आदमी को दिक्कतें ज्यादा आएगी फ्रेश होने में भी, और उससे फिर उससे रिलेटेड सारी बीमारियां वो होती हैं। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं जठराग्नि की अवस्थाएं। जठराग्नि की 4 अवस्थाएं होती हैं, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि और समाग्नि। विषमाग्नि होती है मतलब उसका बढ़ जाना या घटना ना, अग्नि का कभी मंद होना। वैसे ठीक होगा, हाँ बताएंगे ममता जी। अग्नि का कभी मंद होना, कभी तेज होना, या कभी समावस्था में रहना, इसको हम बोलेंगे विषमाग्नि। और ये वात की अधिकता से होती है, आदमी ने कुछ खाया जिससे उसकी वात बढ़ गई, वात के कारण से कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। ठीक है जी। आगे होता है तीक्ष्ण अग्नि। इसमें अग्नि बहुत तेज होती है और ये पित्त की अधिकता से होती है। हमने पढ़ा था ना पित्त वाला व्यक्ति उसका कौन सा तत्व प्रधान होता है उसमें, अग्नि पित्त में अग्नि तत्व। हाँ जी। अग्नि तत्व प्रधान होता है ना। और देखो यहाँ लिखा इसमें अग्नि बहुत तेज होती है, क्योंकि उसकी जठराग्नि भी बढ़ेगी, उसको ज्यादा भूख लगेगी और जल्दी भी पचेगा उसको। आपने कहा यह था पित्त की पचता कम अधिकता। है, निकल जाता है ज्यादा, मतलब पचने वाली मात्रा हाँ कम मतलब, होती है। हाँ तो यहाँ से तो खाना खत्म ही हो गया ना जी। जी जी जी। स्टमक के आने के बाद तो खत्म ही होगा ना, उसके बाद उसका सार बने या मल बने वो तो अलग बात है। वो तो उसकी काया को देख के बताएंगे ना, फिर भाई ये आदमी पतला है और ये खाता इतना है, फिर बताएंगे ना भाई इसके अंदर पित्त बढ़ा हुआ है, अब इसको पित्त शांत करने के लिए इसको ये चीजें दो, इसका पित्त निकालने के लिए ये चीजें दो। समझ गए ना। पेट के अंदर से तो खाली हो गया वो, फिर से उसको खाने की भूख लग गई, फिर एसिड बन गया उसके अंदर, उसने ज्यादा पचा के उसको फिर जो काम 5 घंटे का था वो 2 घंटे में खत्म कर दिया। ऐसे लोग 5 5 5 6 6 बार खाना खाते हैं एक दिन में। यह पित्त की अधिकता से होता है, इसमें तीक्ष्ण रहती है अग्नि। फिर होता है मंद अग्नि। इसमें अग्नि बहुत कम होती है और यह कफ की अधिकता से होता है। इसमें अग्नि बहुत कम होती है, और हमने पढ़ा था जब कफ पढ़ रहे थे कि ये लोग ज्यादा दीर्घायु वाले होते हैं और ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी ज्यादा होती है, पढ़ा था ना हमने। जी सर। हाँ। सर एक और यहाँ क्वेश्चन हम इस पढ़ रहे। रिलेटेड, आप जी जी जैसा ये बोलिए। बता रहे हो मंद अग्नि वाला अपने क्वेश्चन अभी अपने पॉइंट बता रहे हैं, तो इसमें अग्नि कम है और कफ ज्यादा है तो इंसान मोटा होगा और रोग प्रतिरोधक की क्षमता भी कम होगी, तो ऐसे लोगों को भूख क्यों ज्यादा लगती है? नहीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो ज्यादा ही होगी सर उनकी। क्या नाम पारिका जी, जो जी सिर्फ कफ वाले होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, जी और फिर जी जब आदमी मोटा होने लग जाता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। उसमें अकेला कफ नहीं रहता, कफ में कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है, या तो वो कफ वात के साथ मिल जाता है या वो कफ पित्त के साथ मिल जाता है। हमने जी पढ़ी थी ना जी प्रकृति जी। कितने प्रकार की पढ़ी थी हमने परसों, प्रकृति पढ़ी थी हमने कितने प्रकार की, कोई बताएगा। सर 7 प्रकार है। 8 प्रकार। हाँ जी, महर्षि कौन कौन से चरक जी? 7 प्रकार की पड़ी थी सर। कुमारी जी एकल बताएं प्रकृति, कौन सी पढ़ी थी। द्विज प्रकृति और एक योगी की रेयर प्रकृति जिसमें तीनों समप्रवृत्ति में रहते। कुमारी जी बताएं, कुमारी कोमल, जो लास्ट वाली होती है सर उसका ये क्या नाम है?
सर नाम जो तो याद समावस्था में नहीं होते है। हैं ना, जिसमें नाम ही तो तीनों पूछ रहे जी, तीनों वही सम याद नहीं होता है। है ना जिसमें। तीनों सम होता है ना जिसमें, उसका क्या नाम हाँ होता हाँ है जी? सर नाम याद नहीं। सम प्रकृति बोलते हैं सर। ओ कोई और बताएगा? समीपातज्य भी बोला था आपने कुछ। हाँ जी, उसको सम्मी पातज बोलते हैं। और वो सम्मी पातज होती है, ये होती है समाग्नि। इसमें अग्नि की समावस्था होती है और ये दोषों की समावस्था में होती है। और मैंने ये बताया था, ये जो बहुत बहुत ही मतलब जो ज्ञानी ध्यानी आदमी होते हैं उनकी होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं उच्च कोटि के, उनकी होती है। आम जनमानस की नहीं होती वो। यहाँ तक सबका क्लियर है जी? किसी को कोई डाउट हो? जी। आगे पढ़ते हैं हम। भूताग्नियां। भूताग्नियां कितनी होते हैं हमारे पंच महाभूत? कोई गिनाएगा जी सीक्वेंस में? पारिका जी नहीं बोलेंगे, पूनम जी नहीं बात करेंगे, संध्या जी नहीं बताएंगे, इनको छोड़ के बताए जी कोई भी। सर पंच महाभूत है, आकाश जी वायु अग्नि जल पृथ्वी। ठीक है जी। ये आपने आरोही क्रम बताया, अवरोही क्रम बताया जी? सर आरोही अवरोही समझ में नहीं आता। मतलब सबसे पहले आकाश बनता है, फिर आकाश से वायु, फिर अग्नि, मतलब ऊपर से नीचे बताया मैंने। हाँ, ऊपर से नीचे बताया आपने। आरोही अवरोही आरोही मतलब सही क्रम, और इसका अपोजिट क्रम बता दें तो वो उल्टा क्रम बोल देंगे। जैसे हमने पूछा था ना कि बल के आधार पर रस धातुओं को बताओ, तो ऐसे ही आपसे पूछ लेंगे कि सबसे पहले सीक्वेंस में उनको बताओ जो सबसे आखिरी में आया। या ऐसे बताओ कि कल को मान लो प्रकृति नष्ट होती है तो सबसे पहले कौन सा तत्व जाएगा, उसके बाद कौन सा, ऐसे क्रम में लगाओ। पृथ्वी पहले जाएगा। तो पृथ्वी हाँ, पहले जो सबसे जाएगा लास्ट, सर। सबसे लास्ट लास्ट में। में आया वो सबसे हाँ पहले जाएगा। ठीक। 5 प्रकार की हमारी भूताग्नियां हैं। लीफो, मतलब अग्नि, इसको लीफो कहेंगे। लिखो लास्ट इन क्या जी? फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ हाँ हाँ। ओके। आरोह अग्नियों को यानी यह है इंक्रीजिंग और अवरोह नहीं यानी नहीं, अवरोह अवरोही यानी सचिन आरोही, का उल्टा। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग आरोही क्रम हो गया। जैसे आपने पहली पढ़ी, 5वीं पढ़ी, 10वीं पढ़ी, बोर्ड की परीक्षाएं आपकी, फिर आपने 12th करी, फिर आपने ग्रेजुएशन करी, मास्टर करी, उसके बाद आप नेट जेआरएफ करेंगे, उसके बाद आप पीएचडी की तरफ जाएंगे। ये आरोही क्रम हो गया। और इसका अवरोही क्रम हो गया पीएचडी, वहां से फिर आप मास्टर, मास्टर से ग्रेजुएशन, +2, +2 से 10th, 10th से 8th, 5th, ऐसे करके ये अवरोही क्रम हो गया। चढ़ते क्रम, बढ़ते असेंडिंग क्रम, घटते डिसेंडिंग क्रम, बोलते हैं। बढ़ते और घटते असेंडिंग क्रम बोलते हैं। डिसेंडिंग, तो घटते क्रम, बढ़ते क्रम, अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग डिसेंडिंग। हुआ ना सर जी? हाँ अवरोही। जी, हाँ हाँ, वही तो अवरोही बताया ना। डिसेंडिंग। आरोही पीएचडी से असेंडिंग। जेआरएफ पे आगे। हाँ, ठीक। अवरोही होता है उल्टा क्रम, या डिसेंडिंग बोलते हैं उसको। ठीक पीएचडी है से जी। फिर आप वापस जेआरएफ की तरफ, जेआरएफ से फिर आप मास्टर की तरफ, ग्रेजुएशन की तरफ, ये होगा हमारा डिसेंडिंग अवरोही। अब और पढ़ते हैं जिसे, अग्नियां। सॉरी, अग्नियों का यह समूह होता है, ये लीवर के अंदर रहता है, लीवर में रहता है, और इनकी संख्या 5 होती है। क्योंकि मुख्य जो होता है वो लीवर होता है, हमारा पाचक जूस जो निकालने में सहायक होता है। ये बोलते हैं भौम अग्नि। भौम होता है, इसको पृथ्वी को भौम भी बोलते हैं। तो भौम प्लस अग्नि भौमाग्नि बन जाता है। ऐसे ही आपे, आपे में आपने पीछे ही पढ़ा था, आपे में आप कंफ्यूज मत हो जाना। सिर्फ जल को ही आप आपे में इसमें देख लेना, बाकी तो सब सेम है। अग्नि मतलब अग्नि, वायव्य मतलब वायु, आकाश मतलब आकाश तत्व। आपे जल को बोलते हैं, और अग्नि को तेज भी बोलते हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा था। तो इन दो को आप याद रखना और इसकी सीक्वेंस याद रखना। भौम अग्नि पृथ्वी जल की सहायता से ये बढ़ती है। आप पे अग्नि होगी, उसमें जल तत्व रहना चाहिए। आग्नेय जो होती है उसमें अग्नि या तेज तत्व रहना चाहिए। वायव्य अग्नि होती है, उससे वायु तत्व बढ़ता है। आकाशीय अग्नि होती है, वो आकाशीय तत्व को बढ़ाती है। हमने पढ़ा था ना, खाना आया उससे हमने देखा सार भाग, सार भाग से आगे फिर हमारे पंच महाभूत बनते हैं, और एक जठरांग, जो 13 प्रकार की अग्नि थी। तो जब ये यहाँ आएंगी तो ये पंच महाभूत जो बनते हैं शरीर से, ये जो अग्नि बढ़ेगी, पृथ्वी अग्नि बढ़ेगी, ये पृथ्वी तत्व को बढ़ाएगी शरीर के अंदर। पृथ्वी अंदर तत्व को बढ़ाने के बाद इससे फिर 2 भाग बनेंगे, एक क्षार भाग, एक कीट भाग। क्षार भाग जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, कीट भाग से फिर मल निकल जाएगा। ऐसे जो जल तत्व है, ये जल को अपना उसमें न्यूट्रिशन निकालेगा। फिर इससे जो है एक क्षार भाग, एक कीट भाग। ऐसे ही अग्नि की सहायता से जो तत्व बनेंगे उसमें से फिर कीट, क्षार
ऐसे ही वायु तत्व से, ऐसे ही आकाशीय तत्व से, अग्नि से, इन तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता रहेगा और कीट भाग निकलता रहेगा। लीवर जो है वो पाचन तंत्र में विद्यमान अग्नियों की सहायता से भोजन 5 श्रेणियों में बंट जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों में पाए जाने वाले अपने अपने महाभूत में मिलकर उसका पोषण कर देता है। धातु अग्नि पढ़ते हैं हम। धातु अग्नि कितनी होती है? 7 प्रकार की होती है। जठराग्नि और भूताग्नियों की सहायता से, देखो एक जठराग्नि होगी और ये सीक्वेंस आएगी, देखो अब 5 भूताग्नि आएगी ना, उसके बाद 7 धातु अग्नि आएगी। वहां मेरे से गलती हो गई है, आप लोग मत करना, आप इसका सीक्वेंस याद रखना। पहले जठराग्नि आएगी, फिर 5 भूताग्नि आएगी, उसके बाद 7 धातु अग्नि आएगी। जठराग्नि और धातु अग्नि की सहायता से पंच महाभूतों के रूप में परिवर्तित जो अनरस हुआ है, जो इन अग्नियों ने जो ये तत्व बनाए हैं, अब इन तत्वों की सहायता से परिवर्तित हुआ जो अनरस है, जब धातुअंशों रक्त वह आदि स्रोतों में पहुंचता है, जो रक्त वाहिनिकाएं होती है हमारी, उनमें पहुंचता है, तो वहां पे विद्यमान जो अग्नियां हैं वो इसका पुनः पाचन करते हैं। मैंने बताया था ना, एक रस भाग बनेगा, एक कीट भाग बनेगा, और रस भाग में फिर यहाँ आ जाएगा वो रस भाग एब्जॉर्ब होके, फिर इससे ये धातुएं बनेंगी, इनमें से फिर रस और कीट निकलेगा। रस धातु से जो रस भाग निकलेगा उससे वो रक्त के काम आएगा, कीट निकल जाएगा। रक्त अग्नि इसका अब्जॉर्प्शन करेगी, उसके बाद जो इससे रस बनेगा वो मांस अग्नि बन जाएगा, कीट निकल गया। मांस अग्नि से फिर जो रस भाग बनेगा उससे मेद बनेगा, मेद से फिर अस्थि बनेगी, कीट निकलता जाएगा। ऐसे ही मज्जा धातु बनेगी, बोन मैरो, उसी से फिर शुक्र धातु बनेगी और शुक्र से फिर ओज बनेगा। इनका कीट निकलता रहेगा सबका। जहां भी पाचन का काम होगा वहां 2 भाग बनेंगे, एक कीट एक सार भाग। सार को प्रसाद भाग भी बोलते हैं और कीट को मल भाग बोलते हैं। इस चैप्टर से, इस चार्ट से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। आयुर्वेद के अनुसार भोजन पाचन का कर्म क्या होता है? हमने भोजन लिया, जठराग्नि ने उसका अपना काम किया। ये अलग बात है कि 13 प्रकार की जो अग्नि है वह यहाँ काम नहीं करती, वो आगे जाके काम करती है। ये समान वायु और जो पाचक पित्त जो लीवर से जूस आता है, अपना पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आता है, वो उसको मिला के एब्जॉर्प्शन करते हैं। वो भोजन पे भी डिपेंड होता है, हमने क्या खाया, और सामने वाले की प्रकृति पे डिपेंड होता है, उससे वात ज्यादा बनेगा, पित्त ज्यादा बनेगा, कफ ज्यादा बनेगा, वो सब इसके अंदर होता है। यहाँ से फिर 2 भाग बन गए, सार भाग कीट भाग। सार को प्रसाद भाग, कीट को असार को कीट भाग बोलते हैं। यहाँ से 5 भूताग्नियां बनी, ये जठराग्नि होगी, जठराग्नि के बाद देखो ये 5 भूताग्नि होगी ना, भूताग्नि बनी, इनसे फिर सार भाग निकलेगा, कीट भाग निकलता रहेगा, फिर धातु अग्नि बन गई। धातु अग्नि से देखो एक तरफ मल निकल गया, एक तरफ ओज निकल गया, ये सार भाग हो गया इसका। सार से फिर दिया गया 2 भाग बन गए, एक परोज एक अपरोज। ऐसे ही इधर आए असार भाग है, असार भाग को कीट भाग बोलते हैं। इससे मल निकल गया, मल से फिर ये पूरी स्वेद और मूत्र निकल गया। ये चार्ट, ये डायग्राम आया कि आपको समझ में? पंखा ऑन करना, पंखा। इस डायग्राम से समझ में आया जी कुछ किसी को? जी जी सर जी। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं धातुओं के भाग। धातु के कितने भाग होते हैं, कोई बताएगा जी? धातु कितने भाग होते हैं? सर ही लिखा हुआ दिख रहा है, उसे समझ में आ रहा है 3 भाग होते हैं सर, स्थूल, सूक्ष्म और मल भाग। मेघा जी नकल के लिए अकल चाहिए, हमने धातु के 7 प्रकार पढ़े हैं। भाग पूछा है ना सर? हाँ 7 भाग होते हैं। ये अच्छा, मूल रूप से 3 भाग, हाँ मूल रूप से 3 भाग होते हैं। अगर आपसे आयुर्वेद में पूछा जाएगा धातु के प्रकार भाग की बात तो है, ये मैंने प्रकार इसलिए तो 7 जानबूझ के होते हैं। और भाग कितने होते हैं जी? प्रकार 7 होते हैं और इसमें लिख के मैं सब देख के बता रही थी सर। हाँ अच्छी नकल की, पर थोड़ा सा अकल से नहीं किया आपने। धातु को तो मूल सर रूप से अब 3 भागों अलग में अलग बांटा गया। होते हैं। हाँ हाँ, धातु के प्रकार भाग एक ही बात होती है, मूल रूप से उनके 3 भाग होते हैं। और जब धातु के पूछेंगे ना किन भागों में विभाजित होती है, तो वहां पे आएगा 7 भाग। ये भाग है वो धातुओं से आगे धातु बनती है, तो वहां पे विभाजित होती है, एक टूट के उसमें से कुछ निकलता है,
उससे कुछ निकलता है, टूटी है ना, रस से रक्त बना, रक्त से मांस बना, मांस से मेद बना, वो टूटती जाएंगे, बनता रहेगा। मतलब भाग और प्रकार एक ही चीज है सर, आप ये बता रहे हैं? भाग प्रकार एक ही चीज है, वहां पे विभाजित होती है, यहाँ पे विभाजित नहीं होने की बात है। यहाँ पे होता है धातु कुल ही बस एक बार में ही विभाजित हो जाएंगे, बार बार नहीं होती यहाँ पे। तो मूल रूप से 3 भाग होते हैं उसके, और जो धातुओं को विभाजित करते हैं वो 7 भाग होते हैं। अब वो 3 भाग का नाम क्या है? एक होता है स्थूल भाग, स्थूल धातु का पोषण करता है। फिर होता है सूक्ष्म भाग, वो अगली धातु का निर्माण करता है। देखो ये आ गया ना, उसमें सूक्ष्म भाग, उसमें सब के सब होते हैं, एक शुक्र में नहीं होता, शुक्र में भी होता है, वो लिखा नहीं जाता। और ये स्थूल भाग होता है, ये सिर्फ धातु का पोषण करता है। जो हमने उपधातु पढ़ी थी वो स्थूल भाग में आती हैं। सूक्ष्म धातु वो अगली धातु का निर्माण करती हैं, और जो मल भाग होता है वो मल पदार्थ का पोषण करता है। बस ये लास्ट है, इसके बाद हम क्लोज करते हैं। अब ये जो आपने पढ़ा है ना, ये स्थूल सूक्ष्म मल, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, यहाँ आके आप क्लियर हो जाएंगे। हमारी 7 धातुएं होगी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ठीक है, ये उपधातु होगी जो हमने उपधातुएं पढ़ी थी हमारी 7। और रस धातु है, ये क्या पोषण करती है, और फिर इससे क्या निर्माण होता है, और इससे क्या मल निकलता है, जो हमने पढ़ा था कि एक सार भाग होता है, कीट भाग होता है। तो ये इसके अंदर सारा लिखा था। रस धातु है, रस धातु पोषण करेगी पहले खुद का। जैसे मैं हूं, मैं मान लो कुछ काम जॉब लग गई मेरी, तो पहले मैं अपना देखूंगा, मैं मेरे लिए अच्छा कमरा देखूंगा जहाँ पे मच्छर वच्छर की कुछ फैसिलिटी हो, इन्वर्टर हो, लाइट हो, प्रॉपर आने जाने के लिए ऑफिस, मतलब जहां भी काम जा रहे हैं तो आने जाने की व्यवस्था हो मेरे पास। पहले मैं अपना देखूंगा, फिर अगर मेरे पास कुछ सेविंग होती तो मैं घर भेज पाऊंगा, या अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, या कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए, वो मैं बाद की सोचूंगा। लेकिन पहले तो मैं अपनी रोटी को देखूंगा ना, पहले मैं मेरा पेट भर पाऊंगा, अच्छे से नींद ले पाऊंगा, पहले मैं अपना देखूंगा। तो जो रस धातु होती है वो क्या करती है, पहले अपना पोषण करेगी, फिर पोषण करने के बाद उससे जो बचेगा धातु के लिए छोड़ देगी, इसको बोलते हैं रक्त धातु। और जब रस धातु एब्जॉर्प्शन अपना करके रक्त धातु को निर्माण करते हैं, तब निकलता है जी कफ। समझ में आया इतना? सर प्लीज एक बार दोबारा कर दें। हाँ, देखो ये हमारी क्रम लिख रखे 7 धातु होती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, यहाँ तक सब क्लियर है। रस धातु होती है जो, धातु हमने पढ़ा था, धातु वो होती है जो धारण करते हैं शरीर को और आगे उससे कुछ बनता है। तो रस धातु है, रस धातु ने जो धारण किया वो रस धातु खुद पहले अपना कोटा पूरा करेगी, उसके बाद वो निर्माण करना, उसने उसने जो खाने से जो रस निकला उसमें से अपना धातु बनाई, और उसके बाद जो बच गया वो अगली धातु के लिए छोड़ दिया उसने, उससे बन गया हमारा रक्त धातु। ये पढ़े ना, रस से रक्त धातु बनती है, इसी में से तो बनी ना। या जी इससे जी पूछ ले जी हम, रस किससे बना, तो खाने से ही तो बने ना, खाने से रस बना। तो जी। खाने का जो ऑप्शन है वो खाना, वो समझ लो धातु होगी, और उससे जो पोषण हुआ खाने का, डाइजेस्टिव हुआ, और उसके बाद जो उससे धातु बनी वो रस बनी। तो रस ने खुद का पोषण किया, उससे रक्त का निर्माण हुआ, और इस प्रोसेस के बीच में जो वेस्ट निकला, जो हमारा कीट भाग निकला, उसको बोलते हैं कफ। ओके। ये रक्त धातु यहाँ आ गई, रक्त धातु ने अपना काम किया, उससे पोषण हुआ रक्त धातु का, उसने पहले अपना कोटा पूरा किया, फिर जो उसके पास बच गया, जो फालतू का ब्लड था, उसने भेज दिया मांस के बनने के लिए, छोड़ दिया, ले भाई अब मेरा तो कोटा पूरा गया, अब तू अपना घर संभाल। अब यहाँ से मांस धातु बनेगी। रस से जब मांस धातु बनती तो बीच का जो प्रोसेस होता है उसमें जो वेस्ट निकलता है उससे बनता है जी पित्त, वो पित्त निकलता है। फिर मांस धातु इधर आ जाएगी तीसरे नंबर पे। मांस धातु जब पोषण करेगी तो पहले अपना पोषण करेगी, उसके बाद जो उससे जो बचेगा उसको मेद धातु को दे देगी, और मेद धातु, मांस धातु से मेद धातु बनने में जो भी प्रोसेस होता है उसके अंदर जो कीट भाग निकलता है, उसमें नाक कान का मैल और पसीना, सॉरी नाक और कान का मैल, ये निकलते हैं, ये बनते हैं। जैसे इसमें कफ बन गया, इसमें पित्त बन गया, इसमें जो कान से मैल निकलता है या नाक से मैल निकलता है, वो जब मांस धातु मेद धातु में बनती है ना, तब निकलता है। ठीक है ना, नाक से कफ निकलता है, और देखो यहाँ मेद धातु बन गई ना,
जी जी जी। ठीक है जी। अब मेद धातु इधर आ गई। मेद धातु से जब एब्जॉर्प्शन होगा तो पहले मेद धातु अपना कोटा पूरा करेगी, पहले अपने आप को पूरा संयम देगी, पर अपना कार्य पूरा करेगी। जब उसका कोटा पूरा हो जाएगा तो वो अगली धातु के लिए छोड़ देगी, उससे हड्डियां बनती हैं। और मेद से जब हड्डी बनने में जो प्रोसेस में जो वेस्ट निकलता है उसको बोलते हैं स्वेद, पसीना। जी। ठीक है जी। अभी अस्थि धातु आ गई 5वें नंबर पे। अस्थि धातु जब अपना अब्जॉर्प्शन करेगी उसके बाद जो उससे बचेगा वो अगली धातु को दे देगी, उससे बोलते हैं मज्जा। मज्जा होती है हमारी बोन मैरो। और जब अस्थि से मज्जा बनने का जो प्रोसेस होता है उसके बीच में जो मल निकलता है उससे निकलता है केश। केश हमारे सिर के बाल हो गए। और लोम होते हैं हमारे जो ओवरऑल बॉडी पे बाल होते हैं, जिसको हम वो बोलते हैं ना कि जैसे बाइक वाइक चलाते तो बोलते हैं कि मेरा तो रोंग खड़ा हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। तो जो छोटे बाल होते हैं हाथ पे हो गए और थाइज पे, पैर पे हो गए, जो उसको लोम को छोटे बालों को में काउंट किया जाता है। और नख मतलब नाखून। तो ये जो अस्थि धातु से मज्जा धातु बनती है और जो बीच का जो वेस्ट होता है, कीट भाग होता है, उससे बनते हैं केस, लोम और नख। मज्जा धातु फिर यहाँ आ जाएगी छठे नंबर पे। छठे नंबर पे फिर ये जब एब्जॉर्प्शन होगा तो मज्जा धातु पहले अपना पूरा करेगी, उसके बाद जो बचेगा वो दे देगी शुक्र धातु को। और शुक्र धातु फिर उससे जो मल निकलता है तो उसको बोलते हैं नेत्र का मल। और त्वचा का स्नेह। त्वचा में जो चिकना जो बोलते हैं ना, आपकी तो ऑयली स्किन है। पसीना अलग चीज है और ये स्नेह अलग चीज है। अब इन दोनों को अलग अलग रखेंगे। जो ऑयली सा आ जाता है नाक पे, फेस पे, कई लोगों के आता है माथे पे आता है, तो वो होता है, वो मज्जा धातु से शुक्र धातु बनने में जो मल होता है वो होता है। और आंख का मल हो गया। और ये शुक्र धातु फिर 7वें नंबर पे आ जाती है। और शुक्र धातु अपना एब्जॉर्प्शन करती है। यहाँ सामान्य भाषा में लिखा जाता है इससे कुछ निर्माण नहीं होता, पर इससे ओज का निर्माण होता है, इससे आत्मा का निर्माण होता है, इससे कोई मल नहीं निकलता, इसलिए सबसे उत्तम मानी गई है। ठीक है। अब समझते हैं धातु क्या होती है। रस धातु का जब एब्जॉर्प्शन होता है तो उससे स्तन्य बनते हैं और उसमें दूध का जो फीड कराती है फीमेल्स, तो वो जो बनता है वो रस धातु की वजह से बनता है। और उसी से आर्तो बनता है। आर्तो किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होती है उससे हाँ, बोलते हैं। जब रस धातु रक्त बनता है ना, रस से जो हमने खाना खाया उससे जो न्यूट्रिशन निकले हमारी आंतों ने एब्जॉर्ब किया, उससे जब वो खून में कन्वर्ट होते हैं तो उससे ये दो धातु है, ये दोनों धातु बनती हैं, उप धातु बनती है। एक तो निपल्स का ग्रोथ होता है और उसमें दूध बनता है। और दूसरा पेट्स का जो ब्लीडिंग होती है, वो जो ब्लड होता है वो इसके अंदर आता है। जब रस से रक्त बनता है तो इनका निर्माण होता है। फिर रक्त धातु इधर आगे, रक्त से जो बनता है, रक्त जब मांस बनता है तो उसके बीच में ये उपधातु भी बनती हैं। कंडरा बोलते हैं। कंडरा मैंने क्या बताया था? टेंडन। टेंडन। और उससे सिरा बनती है। ऐसे जब मांस धातु है, मांस धातु का जब ऑप्शन होता है तो उससे उपधातु बनती है, वो वसा बनती है। वसा मतलब फैट, मोटापा, एडिपोज टिश्यू। और ये आ गया ना, देखो मेद धातु बनकर इससे नाक का मैल ये कफ में आ जाता है। ऐसे ही जो फिर मेद धातु बनती है उससे बनती है स्नायु। स्नायु किसको बोलते हैं? नर्व्स। नव को। ये चार्ट समझ में आया जी? इनसे जी कोई उपधातु नहीं बनती, ना इससे बनती, ना इससे बनती, ना इससे। शुक्र धातु से बनती। और शुक्र से सामान्यतः ना को मल तो बनता ही नहीं है। और इससे कोई धातु सामान्यतः नहीं बनती, पर इससे जो धातु बनती वो हमारी मतलब समझ से बाहर होती है, थोड़ी उसके लिए हमें अलग जिंदगी जीनी पड़ती है, इसलिए वो लिखी नहीं जाती है आम जनमानस के लिए। बस ये लास्ट है, आमरस पढ़ते हैं। अब मेरे को कोई बता दीजिए आमरस का जिक्र कहाँ आता है? कहीं पढ़ा हमने आमरस? आम के सीजन में आता है सर। अरे वाह, खाने पीने पे तुले हो सारे के सारे। आम के सीजन में आमरस आता है। अमरो अमरोली। आमरस पड़ा है। आमरस अमरोली है। आमरस अमरोली में नहीं है। नहीं आता है। सर, जो अनडाइजेस्ट होता है ना फूड, उससे बोलते हैं आम। आम बात सुना है सर। आम वात पढ़े हैं सर, आम रस नहीं। आम बात बता दीजिए, आम बात कहाँ पढ़े हैं?
आम बात तो बीमारियों के लिए है, जैसे हम आसन में पढ़ते हैं कि आम बात का जो बीमारी नहीं है नहीं उसमें नहीं, ये हमारे टेक्स्ट में कहाँ पढ़ा आपने? टेक्स्ट पढ़ रखे हैं, उनमें कहाँ पढ़ा वो बता दीजिए। थेरेपेटिक योगा हमें तो में वही चाहिए ना। हट हाँ जी, प्रदीपिका में हठ हट प्रदीपिका, हाँ जी, प्रदीपिका प्रदीपिका घेन संहिता में हट भी है। हट प्रदीपिका में कहाँ पढ़ प्रदीपिका गए में होगे आप? घेन संहिता में तो है आसनों में। हट प्रदीपिका में कहाँ पढ़ गए? में पढ़े हैं बस्ती में। सर आम बात पढ़ा है सर, आम बात। है तो आम आमरस बात आमवत, पढ़ा, आम रस है तो नहीं। एक ही बात, अच्छा, एक ही बात है। आमरस कह लो, आमवत कह लो। शकरम में कहाँ पढ़े हैं जी? शर्कर में दंड धोती वाले में पढ़ा है। दंड है नहीं जी, था, उसमें धोती में वस्त्र धोती में, वस्त्र धोती में भी आता वस्त्र है। धोती में पढ़ा है। और किसमें वस्त्र था? धोती में नहीं आता जी। ये नहीं, आपकी कंपेरेटिव स्टडी हो रही है। अब आप बताइए कहाँ पढ़ा है। एक कोई वो होती है शोधन क्रिया, मैं मोटा मोटा बताऊंगा। षटकर्म में आता है, वहां पे या तो उंगली से या फिर हल्दी के डंठल से उस क्रिया को किया जाता है। अब सब बता दीजिए ये कोई। बस्ती में, बस्ती में मूल मूल शोधन। शोधन। दंड धोती। मूल शोधन सर। सर दंड धोती। दंड धोती में तो हमारा दंड, आपका तो चेस्ट लेवल होता है दंड ना कि में दंड तो उंगली से होती नहीं, वो तो केले के डंठल से या हल्दी के हाँ उससे जी, होती है ना दंड धोती तो। ये बस्ती वाला है जो मूल शोधन वाला। मूल शोधन, मूल शोधन। मूल शोधन किसके अंतर्गत आता, कोई बताएगा? धोती का आखिरी प्रकार होगा बहुत सर, अंतर्धातु चौथा। में आता है। अरे धोती का कौन सा प्रकार है? अंतर्धोती। प्रकार अंतर्धोती तो चौथा प्रकार। सर वात सर, वारी सर, वन्नी अंत सर छोड़ धोती, के जो अंत मूल धोती, दंत शोधन। धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम, चार प्रकार। ये चारों प्रकार किसके अंतर्गत आते हैं वो बताओ। ये किसके भाग है धोती, चारों के चार? ये धोती। धोती। धोती के ठीक है प्रकार। जी, याद रखो, बहुत जरूरी है। ऐसे कंपेरेटिव स्टडी आएंगी आपकी बहुत सारी, ऐसे ही आएगा जैसे आपने उपनिषदों में ज्यादा आती है चीजें। किसका जिक्र कहाँ कहाँ है, षटकर्म का जिक्र कहाँ कहाँ है, और आत्मा का, परमात्मा का स्वरूप कहाँ बताया है, किस किस ग्रंथ में 8 नाड़ियां बताई है, किस में 72 नाड़ियां बताई है, किस में 6 मंडल बताए हैं, किस में 7 चक्कर बताए, किस में 6 चक्कर बताए। तो ये चीजें आती हैं, आप इनका ध्यान रखना जी। आप पढ़ते हैं आमरस। जठराग्नि या धात्वाग्नियों में से किसी भी अग्नि के मंद होने से, मतलब पाचन क्रिया है वो स्थिर होगी हमारी, सूक्ष्म स्थिर होगी, मंद पड़ गई। मंद होने से जब आमाशय और ग्रहणी, ग्रहणी किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? ग्रहण करने वाली अग्नि जो होती है वो एसोफेगस क्या सर? ग्रहणी किसको बोलते हैं, कोई बताएगा जी? सर फायरिंग होता है एसोफेगस सर। बोलते हैं। हाँ जी, फायरिंग। एसोफेगस सर, वो जो ट्यूब होती, फूड पाइप बोलते हैं जिसको। हाँ या ये फिर छोटी आंत के पास होती है। एसोफेगस तो नहीं बोलते इसको। पेट का जो निचला भाग वो होता है जो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, क्या बोलते हैं उसको? स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग का पार्ट होता है, ड्यूडेनम। वो उसको तो बोलते हैं ग्रहणी। डिडेनियम होता है सर। अरे मैम, डिडोनियम के बाद ही छोटी आंत स्टार्ट होती है, वो जेजुनम। उसी एरिया को काउंट किया था। जिजुनम। जेजेनम, ठीक है। तो आमाशय और ग्रहणी में स्थित अन्न रस जब पूरी तरह से नहीं पचता है, तो वह जो अध पका हो जाता है, जो अपक्व रस होता है, उसी को ही आम रस बोलते हैं। अपक्व रस आम रस या आम वात इसी को बोलते हैं। आम वात इससे थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसी को ही आम रस बोलते हैं। जब हमने खाना खाया तो किसी भी रीजन से जब वो नहीं पचता, चाहे वो अग्नि की वजह से हो या वो पहले से अग्नि तीव्र हो, उसने कुछ खा लिया ऐसा जो नहीं विरोधी या कुछ भोजन ग्रहण कर लिया, तो उससे जब खाना नहीं पचता अच्छे से, तो उससे एसिड बनता है, उसे अपकौरस अधपके भोजन को ही आमरस कहलाता है। आयुर्वेद के अनुसार जरावस्था या वृद्धावस्था का जो कारण है, साधारणतः बाल्यावस्था में अपनी तीव्र होती है। आप सभी ने पढ़ा था, ग्रोथ होती है उसके अंदर, बढ़ता है उसमें। और जी 40 वर्ष की आयु तक ये अग्नि तीव्र रहती है, उसके बाद ये मंद पड़ जाती है। और 60 वर्ष के पश्चात अग्नि की शक्ति में बहुत अधिक कमी आ जाती है, जिसके कारण जो भोजन हमने ग्रहण किया है उससे जठराग्नि काम करके उस पर अच्छे से और न्यूट्रिशन नहीं निकाल पाती है,
और जिससे धातुओं में क्षीणता होने लगती है। ये धातु नहीं बन पाती जो हमारी 7 धातुएं थी और जो पंच महाभूतों वाली धातु थी, अग्नियां थी, वो अपने काम नहीं न करने के कारण शरीर पूरा मतलब जो उसको चाहिए ना न्यूट्रिशन, वो नहीं मिल पाते, जिससे धातुओं की क्षीणता आने लगती है और मल पदार्थों का निर्माण भी अधिक मात्रा में होने लगता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखो एक सार भाग होता है, एक कीट भाग। सार भाग कम पड़ गया ना, यहाँ पे क्षीण हो गया, वो मंद पड़ गया तो मल भाग ज्यादा बनेगा। तो देखो ये लिख रखा, मल पदार्थों का निर्माण अधिक मात्रा में होता है और व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से दुर्बल का अनुभव करता है, दुर्बलता का अनुभव करता है और इसे ही जरावस्था या वृद्धावस्था कहा जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता आदमी, क्योंकि इसमें वो हमने पढ़ा था ना, बिंदु का क्षय होता है और बिंदु इसमें बनना ही बंद हो जाता है, क्योंकि अग्नि काम नहीं कर रही, सब धातु नहीं बना पा रही। अब रस धातु है वही नहीं बनेगी तो रस आगे क्या देगा, और आगे से आगे होके फिर उस शुक्र धातु कैसे बनेगी और बिंदु कैसे बनेगा, ओज तेज वो सब गड़बड़ आ जाएगा। और यहाँ से जरावस्था और वृद्धावस्था इसे कहा जाता है। इसे धीरे धीरे करके आदमी मृत्यु को पा लेता है। आज का इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। और यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए जी।